हेलो एवरीवन, आज डेट है 5 जनवरी 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि मोजाम्बिक जो कंट्री है उसको जाकर के सबसे पहले आपको मैप में व्यू करना है और फिर से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। मींस ये जो कंट्री है वो कौन से कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है और कौन कौन से कंट्री के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को बतानी है। इस तरीके के जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप उनका आंसर देने की कोशिश किया करो। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था बाब अल मंडब स्टेट को लेकर के। तो सबसे पहले स्टेट के बारे में अगर हम बेसिक फैक्ट्स देखें तो स्टेट जो होती है वो एक नेचुरली फॉर्म्ड एक स्मॉल नेविगेबल वाटरवे होता है जो टू लॉन्गर वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। तो बाब अल मंडब जो स्टेट है वो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है और सेपरेट करता है एशियन वेस्टर्न एशियन कंट्री है यमन और यहाँ पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में दो कंट्री है इरिट्रिया और जिबूती। इन कंट्रीज को आपस में सेपरेट करने का काम करता है। बाब अल मंडब के थ्रू जो भी शिप्स यहाँ से पास होती है फिर यहाँ पर स्वेज कैनल जो एक आर्टिफिशियल तरीके से एक कैनल को यहाँ पर बनाया गया था ताकि इजीली मेडिटेरियन सी तक अपनी रीच बनाई जा सके और फिर यूरोपियन कंट्रीज तक जो भी ट्रेड होता है उसको इजीली रेगुलर किया जा सके। क्योंकि पहले अर्लियर टाइम्स में अगर हम बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज से जो भी शिप्स अगर एशियन कंट्रीज तक उनको आना होता था तो उनको अफ्रीकन कंटिनेंट इसके चारों तरफ घूम करके फिर जाकर के वो एशियन कंट्रीज तक अपनी रीच बना पाती थी, जिसकी वजह से जो टाइम और मनी जो है वो ज़्यादा कंज्यूम होता था और बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता था। तो ये ईजिली कनेक्टिविटी करने के लिए स्वेज कैनाल को यहाँ पर बिल्ड किया गया। द हिंदू का अगर हम अब डिस्कशन करें तो सबसे पहले फ्रंट पेज पर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ईडब्ल्यूएस कोटा को लेकर के है। सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग होगी इस केस की। एक पिटीशन डाली गई थी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेकर के। किस तरीके से ये जो केस है वो इसकी टाइमलाइन हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या इशू इसमें रहे। 29 जुलाई 2021 को गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी करती है कि नीट का जो पीजी एडमिशन है उसमें हम 27% तो रिजर्वेशन देंगे ओबीसी कैटेगरीज को और इसके अलावा 10% रिजर्वेशन देंगे हम किसको, ईडब्ल्यूएस जो सेक्शंस हैं उनको। इसको लेकर के बाद में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली जाती है। बाद में सुप्रीम कोर्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक तरीके से नोटिस जारी करता है कि आप इसमें जो भी आपने क्राइटेरिया रखा है ना 8 लाख इनकम का क्राइटेरिया रखा है वो किसके बेसिस पर रखा है उसको लेकर के आप अपनी तरफ से रिव्यू करिए। तो उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बोलती है कि हम एक रिव्यू कमेटी बनाएंगे और वो जो भी इसमें आउटपुट्स निकलेंगे वो आपको सबमिट किया जाएगा। अब जो भी रिव्यू कमेटी जो बनाएगी ईडब्ल्यूएस कोटा को लेकर के उस रिव्यू कमेटी ने अपनी जो भी रिपोर्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट में रखा है और उनका ये मानना है कि हमने जो भी ये इनकम क्राइटेरिया डिसाइड किया उसको वेल बेसिस तरीके से हमने डिसाइड करने की कोशिश की। हालांकि क्वेश्चन ये उठ रहा था कि ओबीसी में भी आप जब नॉन क्रिमिलियर टू क्रिमिलियर ट्रांसफर होता है पर्सन तो उसमें 8 लाख जो है वो क्राइटेरिया आपने डिसाइड कर रखा है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी आपने 8 लाख क्राइटेरिया डिसाइड कर लिया। तो क्वेश्चन ये उठता था कि ये क्राइटेरिया किस बेसिस पर डिसाइड किया। दूसरा क्वेश्चन ये था कि हर स्टेट में हर सिटी में जो भी इनकम पावर होती है और जो भी खर्च करने की जो पावर होती है वो ज़्यादा है, अलग अलग है। इसके बेसिस पर आपने यूनिवर्सल जो 8 लाख इनकम है वो कैसे डिसाइड कर लिया। क्वेश्चन ये है, अब ये रिव्यू कमेटी ने इसके ऊपर डिस्कशन किया है नहीं किया है। हालांकि उन्होंने सिर्फ इतना अपनी तरफ से आंसर ये दिया है कि हमने जो भी बेसिस है उसको अलग अलग तरीके से वो किया, लेकिन यूनिवर्सल 8 लाख इनकम कैसे डिसाइड की इसके बारे में उन्होंने कोई भी पॉइंट नहीं रखा है। अब यहाँ पर जो हमारे सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अर्ज किया था कि आप जल्दी से जल्दी इस केस की हियरिंग कीजिए ताकि जो नीट पीजी एडमिशन जो है वो रेगुलर जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस एग्जाम को क्लियर किया उनका रेगुलर स्टडीज हो सके।
अब यहाँ पर दो टर्म है, एक तो ईडब्ल्यूएस कोटा। ईडब्ल्यूएस कोटा के बारे में अगर हम क्वेश्चन डिस्कस करें तो सभी को पता है कि 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ईडब्ल्यूएस कोटा जो है वो दिया गया था। मतलब हमारी सोसाइटी में सेक्शन बेस्ड या फिर कास्ट बेस्ड जो रिजर्वेशन है उसके अलावा सोसाइटी के वो पार्ट जिनको किसी भी कास्ट बेस्ड किसी भी तरीके का कोई रिजर्वेशन नहीं मिला हुआ था, उनको एक तरीके से प्रॉफिट देने के लिए, क्योंकि उस कैटेगरी में भी जो जनरल कैटेगरी में लोग आते हैं उनमें भी काफ़ी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस होते हैं और उनको इक्वलिटी देने का एक प्रयास किया गया है। इसके अलावा जो स्टिग्मा होता है एक सोसाइटी में कि सिर्फ और सिर्फ कास्ट बेस के ऊपर ही रिजर्वेशन दिया जाता है, उस स्टिग्मा को भी डाइल्यूट करने का इस ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के थ्रू काम किया गया है। ये जो आर्टिकल है उसको आप रिलेट कर सकते हो, प्रीलिम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और मेंस में भी ईडब्ल्यूएस कोटा को लेकर के इश्यूज अगर पूछे जाएं तो मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन जो है वो इजीली पुट ऑन हो सकता है। ईडब्ल्यूएस कोटा के थ्रू हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 15 मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है अगर वहाँ पर एडमिशन करना है तो उसमें भी 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके लिए आर्टिकल 15 में जो सब पार्ट 6 है उसको इंसर्ट किया गया और उसमें चेंज किया गया। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन के लिए आर्टिकल 16 में सब पार्ट 6 को इंक्लूड किया गया और उसमें भी चेंज किया गया। तो ये ईडब्ल्यूएस कोटा के बारे में हमने बेसिक फैक्ट्स देखे। दूसरा, इस न्यूज में जो इंपॉर्टेंट टर्म थी वो थी सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं या फिर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं वो जो हमारे अटर्नी जनरल होते हैं इंडिया के, उनको एक तरीके से असिस्ट करने का काम करते हैं। तो हम अटर्नी जनरल को समझ लेते हैं तो सॉलिसिटर जनरल जो है उसके बेसिक फैक्ट जो है वो हमारे इजीली क्लियर हो जाएंगे। अटर्नी जनरल की अगर हम बात करें तो अटर्नी जनरल यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है हमारे इंडिया में और हमारी कंट्री का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 76 अटर्नी जनरल की पोस्ट के बारे में, ऑफिस के बारे में बताता है। इसके अपॉइंटमेंट और एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो अटर्नी जनरल को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा गवर्नमेंट की एडवाइस के ऊपर। इसमें क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी ये होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन उसमें होनी चाहिए। मींस 10 साल तक वो किसी हाई कोर्ट में एडवोकेट का काम किया हो या फिर 5 साल तक किसी हाई कोर्ट में वो जज के रूप में रहा हो या फिर प्रेसिडेंट की ओपिनियन में वो एक एमिनेंट जूरिस्ट भी होना चाहिए। अब अटर्नी जनरल की ऑफिस के बारे में और उसके रिमूवल प्रोसीजर के बारे में, मतलब कितना टर्म होएगा, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं बताया गया है। ड्यूटीज और फंक्शंस की अगर हम बात करने अटर्नी जनरल के बारे में तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसको जब भी कोई लीगल एडवाइस चाहिए या फिर प्रेसिडेंट कोई भी लीगल मैटर को अटर्नी जनरल के पास में भेजता है तो उस लीगल मैटर के ऊपर एडवाइस करने का काम करता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंट होती है तो उनको रिप्रेजेंट करने का काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने का काम करता है किसी भी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अटर्नी जनरल। सेम इसी तरीके की पोस्ट होती है स्टेट में आर्टिकल 165 के अंडर एडवोकेट जनरल। अब यहाँ पर देखिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं वो अटर्नी जनरल की जो भी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनको फुलफिल करने में असिस्ट करने का काम करते हैं। तो ये अटर्नी जनरल से रिलेटेड हमने बेसिक फैक्ट्स देखे। नेक्स्ट न्यूज द हिंदू के फ्रंट पेज पर ही यहाँ पर जो न्यूज़ है वो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने डिस्कशन किया स्टेट्स के जो भी डीजीपी हैं उनके साथ में मिलकर के। मतलब जो कॉमन ग्रिड है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको लेकर के डिस्कशन हुआ। थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर हम डिस्कस करें तो कारगिल वॉर के बाद में ये डिस्कशन किया गया था कि हम एक कॉमन काउंटर टेररिज्म ग्रिड बनाएंगे, उसके बेसिस पर जो भी इंटेलिजेंस ब्यूरो के बेसिस पर उसको काम किया जाएगा, मल्टी एजेंसी सेंटर इसमें काम करेंगे और टेररिज्म से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उनको आपस में हम शेयर करेंगे। अब इस हाई लेवल मीटिंग में ये डिस्कशन हुआ कि देखो जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है और दूसरे स्टेट्स को ये बोला जाता है कि ये प्रॉब्लम चल रही है, इसके ऊपर डिस्कशन हो, इसके ऊपर ये इस काम को इस तरीके से किया जाए, तो इसमें एक इशू क्रिएट करने की कोशिश की गई। इसमें बताया गया इस मीटिंग में कि जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है उन इंफॉर्मेशन के ऊपर इफेक्टिवली जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए उन इंफॉर्मेशन का, वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे सिक्योरिटी में जो भी लूपहोल देखने के मिलते हैं या फिर कोई भी इशू देखने को मिलता है वो यही रीज़न है कि जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की गई उसको ढंग से अप्लाई नहीं किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 2 पर यहाँ पर क्वेश्चन जो न्यूज़ आई है, एक सेकेंड,
यहाँ पर जो न्यूज़ है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज को लेकर के है। इसमें बताया गया है कि हमारी जो नेशनल कैपिटल है उसमें रेन देखने को मिलेगी, किसकी वजह से? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज की वजह से। अब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज होता क्या है, ये जो टर्म है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम यहाँ पर मैप में इसको व्यू करने की कोशिश करें तो मेडिटेरियन जो सी है वहाँ पर कुछ ऐसे जियोग्राफिकल फिनोमिना क्रिएट होते हैं जिसकी वजह से विंटर सीजन में जो हमारे इंडिया का नॉर्थ और वेस्ट जो पार्ट है वहाँ पर रेन होती है, और इसी को बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर जो रबी क्रॉप होती है उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। एक सेकेंड, वन सेकेंड। देखो आज नेट का इशू है, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको मैं व्यू करने की कोशिश करती हूँ। पेज नंबर जो 4 है उसके ऊपर जो न्यूज़ आई है वो 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई हैं। वहाँ पर एक तो क्वेश्चन पूछा गया है कि नीति आयोग ने जो भी अपनी रैंकिंग पब्लिश की अभी हेल्थ सेक्टर को लेकर के, उसको राजस्थान जो स्टेट है उन्होंने अपनी प्रॉब्लम क्रिएट किया है कि भाई आपने जो बिग स्टेट्स में 19 स्टेट्स में से हमने 16 पोजीशन दी, हमने तो यहाँ पर इतना अच्छा वर्क किया है, हर एरिया में हर सेक्टर में हेल्थ सेक्टर को लेकर के हमने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है, तो किस बेसिस पर आपने ये इंडेक्स में हमें 16th रैंक दी है। नीति आयोग की जो ये रैंकिंग जो भी रिपोर्ट पब्लिश हुई है इसको कौन पब्लिश करता है, इसके बारे में हम कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। इस रिपोर्ट को बनाने में नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है वो मिल करके इस रिपोर्ट को तैयार किया गया, और इस रिपोर्ट का नाम है हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया। तो इसको लेकर के ये इशू क्रिएट हो रहा है कि किस बेसिस पर, कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर आपने किस क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया। नेक्स्ट जो आर्टिकल है पेज नंबर 4 पर वो उड़ीसा स्टेट को लेकर के है। उड़ीसा स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, उन्होंने अपोज किया है कि आप जो मैरिज एज 21 ईयर क्लियर करने वाले हो गर्ल्स के लिए, उसकी वजह से कुछ इशू क्रिएट होंगे। इशू ये क्रिएट होंगे कि देखो बहुत सारे जो एक्ट हैं उनमें 18 एज जो है वो आपने एक तरीके से, जैसे जुवेनाइल एक्ट देख लो या किसी भी तरीके से मान लो, तो 18 एज तक आपने चाइल्ड एज को डिक्लेयर कर रखा है। ओके, अब एक गैप आ जाएगा 18 से और 21 साल का जो गैप आएगा, उसकी वजह से वो जो गैप जो होगा उसको किसी भी एक्ट में प्रेजेंट टाइम में रिप्रेजेंट नहीं किया गया उस एज ग्रुप को, तो उस एज ग्रुप को अगर आपने रिप्रेजेंट नहीं किया गया है और अगर उसको लेकर के उस एज ग्रुप से रिलेटेड कुछ क्राइम्स होते हैं तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये सबसे बड़ा इशू होगा। अगर आपको 21 एज करनी है तो आप उस एज ग्रुप को भी किसी ना किसी एक्ट में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो। दूसरा उन्होंने इशू ये भी माना है कि देखो प्रेजेंट टाइम में हमने देखा कि प्रेजेंट टाइम में 18 एज है गर्ल्स की, उसके बाद में भी अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के जो डाटा आए हैं उसमें ये माना गया है कि 23% लगभग ऐसी गर्ल्स हैं जिनको अर्ली 18 से भी पहले, मतलब 18 एज कंप्लीट होने से पहले ही उनकी शादी हो गई। तो इसके बेसिस पर सिर्फ और सिर्फ अगर आप मैरिज एज को 21 ईयर्स इंक्रीज कर देते हो तो उसकी वजह से जो चाइल्ड मैरिज है वो कम नहीं होंगी, बल्कि जो इशू है वो और भी ज़्यादा क्रिएट होगा। इस आर्टिकल में उन्होंने ये बताया है कि देखो चाइल्ड मैरिज के जो इशू है वो सीधा सीधा आप ये नहीं बोल सकते कि मैरिज एज कम है जिसकी वजह से इशू हो रहे हैं। इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे पॉवर्टी हो गया, पेट्रियार्कल नॉर्म्स हो गई, प्रैक्टिसेस हो गई, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर स्कूलिंग हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, ये सारे इशू हैं। मतलब लोगों में जो पॉवर्टी रहेगी, एजुकेशन के पास में उनकी कनेक्टिविटी नहीं रहेगी, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि किस तरीके के हमारे यहाँ पर रूल है, किस तरीके के लॉ बने हुए हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर गर्ल्स को, ये सब कुछ अवेयरनेस ही नहीं है, तो उसका रिजल्ट होता है चाइल्ड मैरिज। तो चाइल्ड मैरिज को अगर आपको रोकना है तो आपको जो भी अवेयरनेस है उसको इंक्रीज करना होगा, तभी जाकर के आप इस इशू को सोल्व कर पाओगे। दूसरा यहाँ पर कुछ इशू इस तरीके का भी बताया गया है कि देखो जो 18 एज है उसके बाद में अगर जो 21 एज आप करते हो गर्ल्स की, तो इसकी वजह से जो नॉन वेड मदर के जो इशू हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज होने लग जाएंगे, क्योंकि जो एक तरीके से कुछ जो सेक्सुअल ऑफेंसेज जो एक्ट है 2012
इसमें द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट हैज रिस्ट्रिक्टेड कंसेंसुअल सेक्स अप टू द एज ऑफ 18. दिस implies that someone may have sexual act after 18 but won't be able to marry till 21. मतलब ये जो डिफरेंशिएट है ना दोनों एक्ट्स में, इसकी वजह से जो इशू है वो ज़्यादा क्रिएट होगा, विच विल क्रिएट न्यू सेट्स ऑफ इश्यूज लाइक इंक्रीजिंग अनवेड मदर्स एंड फिटिसाइड देयर आफ्टर मिस्टर प्रधान एडेड. मतलब जो उड़ीसा ने जो अपने रिप्रेजेंट किया, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि इसकी वजह से जो डिफरेंशिएट होगा 3 साल का, उस एज ग्रुप की वजह से जो अदर इश्यूज हैं वो भी इंक्रीज हो जाएंगे. तो इसके बेसिस पर उन्होंने ये माना कि 21 एज आप इंक्रीज ना करके गर्ल्स और बॉयज दोनों की जो मिनिमम लीगल एज है उसको आप 18 ईयर्स कर सकते हो. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 5 पर यहाँ देखिए, यहाँ पर डैम सेफ्टी जो एक्ट पब्लिश किया गया, डैम सेफ्टी एक्ट जो बना, उसको लेकर के पेज नंबर 5 पर इशू हुआ है हाई कोर्ट में. तमिलनाडु जो स्टेट है उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया है डैम सेफ्टी एक्ट को. तो डैम सेफ्टी एक्ट के बारे में अगर हम बेसिक फैक्ट्स देखें कि क्यों इशू क्रिएट हो रहा है, अभी हमारा जो विंटर सेशन कंप्लीट हुआ उसमें इस एक्ट के बारे में, इस लॉ के बारे में क्वेश्चन किया गया था और इसको पास करने की कोशिश की गई. डैम सेफ्टी बिल को लेकर के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं और मेंस में भी डैम सेफ्टी को लेकर के डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरीके से इशू है और किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है. प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो हमारे इंडिया में 5000 से भी ज़्यादा बड़े डैम्स हैं और उनकी सेफ्टी के लिए ये जो एक्ट है उसको पास किया गया. ऐसा नहीं है कि पहले इसको लेकर के इस प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी काम नहीं होता था या किसी भी तरीके से इसके ऊपर वर्क नहीं हो रहा था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का ये मानना है कि हमारे यहाँ पर इशू इस तरीके के ये हैं कि एक डैम की वजह से जो अदर स्टेट इफेक्ट होते हैं, तो इसमें ओवरव्यू करने के लिए जब स्टेट अपनी तरफ से पार्टिसिपेट करते हैं उस इशू में तो अपने अपना पॉइंट रखते हैं, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन करेगी तो उस इशू को हम ईजिली सॉल्व कर पाएंगे. इस डैम सेफ्टी बिल में ये कोशिश की गई है कि सेंट्रल लेवल पर एक कमेटी बनाई जाएगी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा और वो रिव्यू करने का काम करेगा जो भी डैम्स हैं. मतलब ऐसे डैम्स जिनकी हाइट 15 मीटर से अबोव है उन सभी को इस बिल के अंडर परव्यू करने की कोशिश की जाएगी. ये जो बिल है वो प्रोवाइड करता है कि जो भी हमारे यहाँ पर डैम है उनके सर्विलेंस, इंस्पेक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, इन सभी को हम एक तरीके से इसके ऊपर वर्क किया जाए ताकि जो भी डिजास्टर्स हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके. प्रेजेंट टाइम में हमारी कंट्री में 5000 से ज़्यादा डैम है और उन सभी के ऊपर इस एक्ट के थ्रू जो वर्क है वो इजीली इंप्लीमेंट हो पाएगा. बहुत सारे ऐसे डैम हैं जो पुअर कंडीशन में हैं जिनकी वजह से आने वाले टाइम में कुछ डिजास्टर क्रिएट हो सकती है. तो अगर सेंट्रल लेवल पर इसको इंस्पेक्शन करने की काम किया जाएगा तो इन डैम्स को हम सेफ्टी लेवल में लेकर के जा सकते हैं. इशू ये है कि प्रेजेंट टाइम में 4 ऐसे डैम हैं जो केरला में सिचुएटेड है, लेकिन उनकी पावर जो है वो तमिलनाडु के पास में है. तो इसी को लेकर के इशू क्रिएट हो रहा है. द पॉइंट ऑफ कंटेंशन आर 4 डैम्स. ये 4 डैम्स के नाम है मुला पेरियार डैम. ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है, अभी प्रेजेंट टाइम में द हिंदू में रेगुलर न्यूज़ में बना हुआ था. तो इसकी जो लोकेशन है, कौन कौन सी रिवर के कन्फ्लुएंस पे इसको बनाया गया है और कब इसको बनाया गया था, ये सब कुछ जो बेसिक फैक्ट्स है वो आपको पता होना चाहिए. यहाँ के अलावा परम्बिकुलम, थुना कवडू एंड पेरुवरीपलम, ये जो 4 डैम है ये केरला में सिचुएटेड है, लेकिन इनकी जो ऑपरेशन और मेंटेनेंस की जो पावर है वो तमिलनाडु गवर्नमेंट के पास में है. अब देखो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन करेगी तो तमिलनाडु की जो पावर है वो डाइल्यूट होगी. इसकी वजह से बहुत सारा ऐसा एरिया है तमिलनाडु का जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इन डैम से वाटर को अपने यहाँ पर ट्रांसफर करने का तमिलनाडु काम करता है. तो इसको लेकर के ही तमिलनाडु को इशू हो रहा है कि वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो हमारे स्टेट में अच्छे से नहीं हो पाएगी. तो रेगुलर जो भी प्रोसीजर चलता आ रहा है उसी को आप रेगुलर रहने दीजिए. इशू ये भी है कि वोटर जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है. व्हाट इज स्टेट लिस्ट? हमारी जो शेड्यूल 7 है उसमें डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बात किया गया है. शेड्यूल 7 में डिवीजन किया गया है कि ये पॉइंट्स हैं इनके ऊपर सेंटर रूल बनाएगी, ये पॉइंट्स हैं इनके ऊपर स्टेट रूल बनाएगी, और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कंकरेंट लिस्ट में डाले गए हैं. कंकरेंट लिस्ट मीन्स मतलब उसके ऊपर दोनों को पावर होती है, सेंटर भी रूल बना सकती है और स्टेट भी रूल बना सकती है उन पॉइंट्स के ऊपर. लेकिन अगर मान लो किसी एक पॉइंट के ऊपर सेंटर ने भी बनाया और स्टेट ने भी बनाया, तो अगर
मेजोरिटी में अगर पास करना है या फिर ये देखना है कि किसकी पॉइंट को ध्यान में रखा जाए तो वहाँ पर सेंटर को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो ये हमने स्टेट लिस्ट शेड्यूल 7 के बारे में डिस्कस किया। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि स्टेट लिस्ट में आता है वोटर जो टर्म है वो स्टेट लिस्ट में आता है, मतलब स्टेट के पास में पावर है कि वोटर के से रिलेटेड जो भी आइटम है उसको हम कैसे क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तो इसको लेकर के ये इशू बोला जा रहा है कि वोटर की पावर है स्टेट के पास में, काम कर रहा है सेंटर, मतलब जो फेडरलिज्म है उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके खिलाफ वर्क हो रहा है, मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क किया जा रहा है। तो इसी को लेकर के ये ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है प्रेजेंट टाइम में इस बिल को लेकर के। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर एडिटोरियल पेज पर है। फर्स्ट जो आर्टिकल है वो ईडब्ल्यूएस कोटा को लेकर के ही है कि इस केस में सुनवाई होगी, इसमें क्या रिस्पॉन्स आना चाहिए था उसको लेकर के देखो यहाँ पर बताया गया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप कमेटी बनाओ सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी कमेटी बनाई। कमेटी में उन्होंने अपनी बात रखी है कि हमने जो क्राइटेरिया डिसाइड किया है वो अलग अलग है, लेकिन उन्होंने इस पॉइंट के ऊपर एक भी अपनी तरफ से टर्म देने की कोशिश नहीं की, पॉइंट देने की कोशिश नहीं की कि जो 8 लाख क्राइटेरिया है वो हर स्टेट हर सिटी के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है, इनकम जो है वो इफेक्ट हो सकती है, उसके बेसिस पर आपने ये नहीं बताया कि एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन आपने कैसे दे दिया। मतलब इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स आया है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। जो भी क्राइटेरिया है उसका रीजनेबली एक्सप्लेन करना चाहिए था गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से प्रोवाइड करने की कोशिश नहीं की है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो एनजीओ को लेकर के है। एनजीओ का इशू हम रेगुलर देख रहे हैं। एफसीआरए एक्ट के थ्रू 2 फेमस हमारे इंडिया के एनजीओ ऑक्सफैम इंडिया एंड मिशनरीज ऑफ चैरिटी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी को मदर टेरेसा के द्वारा बनाया गया था और काफ़ी अच्छे काम किए जा रहे हैं। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि देखो यहाँ पर देखो इस आर्टिकल में बोला गया है कि एनजीओ का जो भी इशू है, अभी यूनियन होम मिनिस्ट्री ने रिन्यू करने की जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया है। 2 हमारे एनजीओ हैं उनको बैन कर दिया है कि आपका सस्पेंशन कर दिया गया है कि आपको रिन्यू नहीं किया जाएगा आपके एप्लीकेशन को। एफसीआरए एक्ट के अंडर हमें पता है कि 5 साल में आपको रिन्यू करवाना आता है अगर आपके एनजीओ को फॉरेन से फंडिंग मिल रही है। तो इस आर्टिकल में ये हिंट देने की कोशिश की गई है कि जिस तरीके से प्रेजेंट टाइम में जितने एनजीओ हमारे यहाँ पर काम करते हैं और जितने उसमें रिजल्ट निकल करके आते हैं वो काफ़ी शानदार है, काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव हैं, लेकिन गवर्नमेंट जिस तरीके से कैप्चर करने की कोशिश कर रही है उससे ये लगता है कि 1 नेशन 1 एनजीओ का जो रेजिम है वो आने वाले टाइम में हो सकता है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आर्टिकल में बताया गया है कि काफ़ी अच्छे वर्क होते हैं हमारे हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, गर्ल्स के लिए, वीमेन के लिए, हर सेक्टर में यहाँ पर काम किए जाते हैं। एनजीओ के बहुत सारे प्रॉफिट्स हमने देखे हैं। हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे नए लॉ हैं जिनको एनजीओ के थ्रू ही स्टार्ट करने की या फिर उनकी जो मांग है, डिमांड जो है वो उन्हीं ने क्वेश्चन उठाए थे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो पेज नंबर 7 पर है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की एक स्कीम है उसको लेकर के यहाँ पर बताया गया है। यहाँ देखिए इस स्कीम में ये जो आर्टिकल है इसमें ये बताया गया है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट पीएम किसान जो स्कीम है, पीएम किसान स्कीम, जिसमें जो फार्मर्स हैं उनको 6,000 रुपीज़ पर ईयर देने की कोशिश करती है, वैसे ही जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है वो भी अपनी एक स्कीम है रयूतु भरोसा जो स्कीम है इसके तहत 13,500 रुपये जो पर ईयर जो है वो फार्मर्स को देने की कोशिश करती है। अब इशू क्या हुआ कि कुछ बैंक्स ने अपनी तरफ से रिजेक्शन कर दिया, कुछ फार्मर्स के जो भी बैंक अकाउंट थे उनको रिजेक्ट कर दिया, उनके पेमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसमें एक पर्सन का नाम लेकर के उसके स्टोरी बताने की कोशिश की गई है कि उसको क्या क्या इशू हुआ। बैंक के बारे में उसको पता नहीं क्या इशू हुआ, लेकिन जब उसको रेगुलर जो मनी मिलना चाहिए था, जो 3 इंस्टॉलमेंट में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट देने की कोशिश करती है, जब उसको अवेलेबिलिटी नहीं हुई, जब पता करने की कोशिश की गई तो एक तरीके से ये पता चला कि बैंक ने रिजेक्शन किया है। अब बैंक में क्या अप्रूवल होना चाहिए, किस तरीके से प्रोसीजर होना चाहिए, वो फार्मर्स के लिए एक तो कनेक्टिविटी इशू रहता है, दूसरी प्रॉब्लम ये रहती है कि उनको उस बारे में इतनी नॉलेज भी नहीं होती है। तो इस आर्टिकल में सीधा सा मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट बैंक के थ्रू ये कोशिश कर रही है कि मनी उनको बैंक अकाउंट के थ्रू
प्रोवाइड हो, और अगर फार्मर्स के बैंक अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम होती है तो गवर्नमेंट ही अपनी तरफ से उस इशू को सॉल्व करने की कोशिश करे, ताकि जो फार्मर्स हैं उनके लिए जो हेडेक है, उनके लिए जो हर्डल्स हैं वो काफ़ी कम क्रिएट हो। यहाँ पर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की एक स्कीम की बात बताई गई है कि यहाँ पर जो पेंशन स्कीम है उसके बारे में बताया गया है कि उस पेंशन स्कीम के थ्रू डायरेक्टली जाकर डोर स्टेप, मतलब डोर टू डोर जाकर के वो पेंशन दी जाती है। तो इस तरीके से भी ये जो स्कीम है, ये जो पैसा दिया जा रहा है फार्मर्स को, ये भी उसको फॉलो किया जा सकता है, क्योंकि वो जो स्कीम है उसके थ्रू जो पैसा दिया जा रहा है, जो मनी दिया जा रहा है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो मतलब ईजीली लोगों को जो ईजीली गेन हो पा रही है, वो जो पेंशन स्कीम के थ्रू जो मनी है वो ईजीली उनको प्रोवाइड करवा दिया जा रहा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बताई गई है कि किसी भी इशू में, किसी भी स्कीम में अगर कोई इशू होता है तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, और दूसरा प्रेजेंट टाइम में सारे के सारे जो भी प्रोसीजर है वो आप करने की कोशिश कर रहे हो कि कनेक्टिविटी, मतलब टेलीकॉम कनेक्टिविटी के थ्रू हो, ऑनलाइन ट्रांसफर हो हर चीज़, तो उसके लिए मोबाइल, रोड कनेक्टिविटी, नेट कनेक्टिविटी, ये सारी जो चीज़ें हैं वो ईजिली अवेलेबल होने पाएँ। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वेल डेवलप्ड करना है, तभी जाकर के ये सारी जो स्कीम है वो वेल तरीके से ग्राउंड लेवल पर जाकर के इंप्लीमेंट हो पाएंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 8 पर, यहाँ पर जो आर्टिकल है उसमें श्रीलंका और इंडिया के बीच में हमने ये देखा कि कुछ ऑयल टैंक डील चल रही थी। इस डील को लेकर के इस आर्टिकल में बताया गया है कि श्रीलंका के कैबिनेट ने क्लियर कर दिया है कि आप हमारे यहाँ पर श्रीलंका में जो भी ऑयल टैंक आप बनाने की बात कर रहे थे उसको आप रेगुलर कर सकते हो। पेज नंबर 9 पर जो आर्टिकल है इसमें देखो ये बताया गया है कि FCRA एक्ट के तहत जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी को आपने डिनाइल करने का कोशिश किया है, उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डिनाई करने की कोशिश की है, तो उसके लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई है कि इस तरीके से तो क्या होगा कि जितने भी NGO है उनको खत्म कर दिया जाएगा। और अभी हमने एडिटोरियल पेज पर देखा कि 1 इंडिया 1 NGO वाला जो रेजिम है वो चलने लगेगा। मतलब इनडायरेक्टली आप तरीके से आप अपनी जो भी बातें हैं उनको मनवाने की कोशिश करोगे। जब भी अभी प्रेजेंट टाइम में इतने NGO वर्क कर रहे हैं तो उनमें जो भी आपको प्रोसीजर, जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाए। इस तरीके से आप उसका जो रिन्यूअल है उसको ही आप सस्पेंशन कर रहे हो। और काफ़ी लंबे टाइम से हम देख रहे हैं कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी जो है वो इंडिया में काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। उसके बेसिस पर उनके जो वर्क है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है उसको आपने ध्यान नहीं दिया और सीधा कुछ पॉइंट्स के बेसिस पर उसके रिन्यू को सस्पेंड कर दिया। तो ये जो टर्म है, ये जो यूज़ किया गया है, ये गलत है। FCRA एक्ट में अमेंड होना चाहिए। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई है। मतलब गवर्नमेंट ने जो रिफ्यूजल किया है उसको चैलेंज करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 11 फॉरेन पेज पर। यहाँ पर देखो जो भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसको लेकर के पूरे वर्ल्ड की जो भी पावर कंट्रीज है, मतलब US हो गया, UK हो गया, फ्रांस हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, इन सभी ने अभी एक कोशिश की कि हम हमारे जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनकी संख्या को नहीं इंक्रीज करेंगे, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और पूरे वर्ल्ड को एक तरीके से जो भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनसे फ्री करने की कोशिश करेंगे। लेकिन चाइना ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया है, साइन दिए हैं कि हम जो है रेगुलर हमारे जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेंगी। जब US की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि अभी हमने डिस्कशन किया है कि हम इसको कॉम्बैट करने की कोशिश करेंगे, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि US जो है वो रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है पूरे वर्ल्ड को, सुपर पावर है। तो अगर आप सुपर पावर हो तो पहले आप खुद जो है वो इसके ऊपर वर्क करो, उसके बाद में जो अदर कंट्रीज है वो आपको फॉलो करेंगे। ओके, तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमने डिस्कस किया। अगर आप यहाँ तक आए हो, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।